क्लास 11 हिंदी विषय के लिए। देखिए, समय सारणी का अगर आप अवलोकन करें तो आज सप्ताह का दूसरा दिन है और आज के दिन हम लोग पढ़ते हैं गद्य संकलन। ठीक है, गद्य संकलन में हम लोगों ने अब तक 3 पाठ पढ़ लिए हैं, पुत्र प्रेम, गौरी और शरणागत। और 3 पाठ अभी हम लोग पढ़ते हैं केवल, क्योंकि हमारा जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वह 1 to 3 होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग रिवीजन की तरफ पहुंचते हैं। रिवीजन में इसको फिर से पढ़ते हैं, पुनरावृत्ति के तौर पर पढ़ाई की जाए, है ना। आगे बढ़ने से अभी कोई मतलब नहीं है हमारा, आगे हम नहीं बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी में नहीं हर चीज़ को ख़त्म करना है, इत्मीनान से आगे बढ़ना है। मेरे पास वक्त है और कोई इतना बहुत लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम भी नहीं है कि हमें बहुत तेज़ी से भागना है, तो इत्मीनान के साथ धीरे धीरे और दृढ़ता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज फिर से मैं चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ गद्य संकलन के पहले पाठ की तरफ। उसका नाम है पुत्र प्रेम। पुत्र प्रेम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। अब जाहिर सी बात है, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है तो एक पारिवारिक कहानी होगी। ठीक है। बाबू चैतन्य दास अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, पेशे से वकील थे, जायदाद भी थी, बैंक में पूंजी भी जमा कर रखी थी, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे और यथासंभव इसको अपने जीवन में प्रयोग भी करते थे। जहां हानि की गुंजाइश होती है वहां पर वो पैसा लगाने से बचते थे। लाभ अगर श्योर है, निश्चित है लाभ मिलना, तभी वहां पर वो पैसा लगाते थे, अन्यथा वो परहेज करते थे। उनके 2 पुत्र थे, एक प्रभुदास, एक शिवदास। प्रभुदास बड़ा था, शिवदास छोटा था। प्रभुदास बीए की परीक्षा पास किया, प्रथम श्रेणी, पढ़ने में होनहार बालक। बाबू चैतन्य दास की इच्छा थी कि उसको पढ़ा लिखा करके वह इंग्लैंड भेजना चाहते थे, बैरिस्टर बनाना चाहते थे। बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात वह अनमना सा रहने लगा, क्योंकि वह बीमार हो गया था। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि वह तपेदिक का शिकार हो गया। यद्यपि उसका इलाज चलता रहा, बाबू चैतन्य दास इलाज करवाते रहे, कोई विशेष फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा था। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि अभी मर्ज फेफड़े तक नहीं पहुंचा है, अगर इसका इलाज किया जाए तो यह रोग ठीक भी हो सकता है। इसके लिए इसे इटली के सेनेटोरियम में भेजना पड़ेगा, जिसमें 3000 रुपये खर्च जाएगा। डॉक्टर साहब का कहना था कुछ पक्का नहीं है कि मर्ज ठीक ही हो जाएगा, लेकिन पहले से तो हम कुछ बता नहीं सकते, एक अनुमान के आधार पर हम लोग भी निर्णय लेते हैं। अब बाबू चैतन्य दास का कहना था कि जब कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चितता में हम कैसे पैसे लगाते। वो 3000 का मोह करते हैं और अपने पुत्र को वहाँ जाने से बचते हैं, ले जाने से बचते हैं। तपेश्वरी माँ है प्रभुदास की, उसे बड़ी चिंता हुई, पीड़ा होती है। एक दिन बाबू चैतन्य दास, उसका छोटा बेटा शिवदास और माँ प्रभुदास की माँ तपेश्वरी बैठे, तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप हो रहा था कि क्या किया जाए। शिवदास और चैतन्य दास प्रभुदास को इटली भेजने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन तपेश्वरी ने एक माँ का फर्ज निभाया। उसके आंखों से अश्रुपात होने लगा। वो कह रही थी कि जो भी जायदाद है उसका कुछ हिस्सा बेच डालो और बेटी का इलाज करा लो। खैर ये लोग सहमत हो जाते। पहले तो शिवदास नहीं सहमत था, लेकिन जब माँ उसको फटकारती है तो वह भी माँ की तरफ आ जाता है। आश्वासन दे देते हैं बाबू चैतन्य दास, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जब तपेश्वरी बात कहती है, पुनः याद दिलाती है, तो बताते हैं कि पैसे का प्रबंध किया जा रहा है,
और जल्द ही ये इसके संबंध में जो है कार्रवाई शुरू कर दी जाए। है बात फिलहाल अभी लटकी हुई है। इधर शिवदास को विदेश भेजा जाता है। 6 महीने बाद शिवदास भी BA पास कर लेता है। बाबू चैतन्य दास शिवदास को भी विदेश भेजते हैं, बैरिस्टर बनाने की इच्छा है। उसके लिए उन्होंने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा गिरवी रख करके पैसा इकट्ठा किया और उसे विदेश भेज दिया। और इधर प्रभुदास अपनी जीवन लीला समाप्त करके इस दुनिया से रुखसत हो गया। बाबू चैतन्य दास उदास थे, दुखी थे, पीड़ित थे। पुत्र नहीं रहा, बड़ी इच्छाएं थी उनकी, बड़ी पीड़ा हो रही है। अब उसको लेकर के वह मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं। उसका अंतिम संस्कार होना है। मणिकर्णिका घाट में निराश निराश दुखी बैठे हुए थे। तभी एक और वहां पर भुक्त भोगी जिसे कह सकते हैं, भोगी क्या कह सकते हैं, जो पीड़ित, अब घाट के किनारे तो कौन आएगा, घाट किनारे वही आएगा जिसका अंतिम संस्कार होना है। लोग वही आते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। वहाँ तो घाट के किनारे जहाँ शमशान घाट होता है वहाँ तो ऐसे लोग आते हैं। एक और अर्थी वहाँ पर आई हुई थी। पूछने पर पता चला, युवक ने बताया कि मेरे दादाजी थे, यानी उसके पिता थे, बीमार थे, बहुत इलाज कराया, जिसने जहाँ बताया वहाँ ले गए, रुपया पैसा खूब खर्च किया, कोई कोताही नहीं की, जितना है कि मेरी क्षमता थी उससे ज़्यादा मैंने खर्च किया, लेकिन अपने पिता को बचा न सका। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मुझे एक आत्म शांति है कि मैंने अपने पिता के इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मरना जीना तो सब प्रभु के हाथ में है। मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, मुझे भी शांति है। मैंने अपना जितना कर सकते थे, जो मेरे हाथ में था मैंने किया। अब पिता को नहीं बचा सका तो इसमें मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था। ये बात जब बाबू चैतन्य दास को सुनने में आती है, कानों में पड़ी उनके, तो उन्हें लगा कि बहुत बड़ा अपराध उन्होंने शायद कर दिया था। उन्होंने पैसे के लोभ में, 3000 के मोह में अपने पुत्र को इटली के सेनेटोरियम में भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि परिणाम की कोई निश्चितता नहीं थी। अनिश्चितता की स्थिति में उन्होंने पैसे लगाने से मना किया और आज हश्र ये हो गया है, उन्हें पश्चाताप हो रहा है। अब उन्होंने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उनकी मन को कभी शांति नहीं मिल रही है। उन्हें आत्मग्लानि हो रही है, उन्हें निराशा है, उन्हें पीड़ा है, उन्हें कहीं न कहीं इस बात का गम है, अफसोस है कि उन्होंने अपने पुत्र के इलाज में लापरवाही की। पुत्र मोह रुपए पैसे पर भारी पड़ गया। अगर वो 3000 का मोह न करके अपने पुत्र को सिपली भेजते तो शायद बच जाता, लेकिन पैसा क्या बचा लिया उन्होंने, पुत्र उनका चला गया। और उस युवक के विचारों से उन्हें लगा कि उनका बहुत बड़ा उन्होंने अपराध किया अपने पुत्र के साथ। तो इस तरह से उन्हें आत्मग्लानि होती है, पछतावा होता है, पीड़ा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो ना होना था वो हो चुका था। तो इस प्रकार से ये कहानी थी, इसका सारांश मैंने आपको बताया है ना। देखिए, मैं अक्सर बताता रहता हूं कि जब आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न जब लिखने होंगे, लगभग 250 शब्दों का प्रश्न लिखना होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें आपको कोटेशंस भी लिखने हैं। और कोटेशंस का मतलब है जो पंक्तियां यहाँ आई हुई हैं, पाठ पढ़ने के दौरान जो पंक्तियां आती हैं उनको हम कोटेशंस के रूप में लिखते हैं। जो किसी पात्र के द्वारा ज्यों का त्यों कहा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा होता है वही हम लिखते हैं एज ए कोटेशंस, उद्धरण जिसे कहते हैं। तो आप कहानी फिर पढ़ डालिए, बहुत अच्छी कहानी है और कहीं उबाऊ नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक एक उत्सुकता बनी रहती थी कि मुंशी प्रेमचंद वैसे भी आप जानते हैं कि जमीन से जुड़े हुए साहित्यकार हैं और उनकी कहानी कोई उबाऊ हो ये तो संभव ही नहीं है। उत्कंठा लगातार बनी रहती है और अंत तक बनी रहती है ना। तो ये मिला करके ये कहानी आप इसको फिर पढ़िएगा। और जो इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जिसे लगता है कि बड़ी सारगर्भित पंक्तियाँ हैं, ये
ये पंक्तियाँ बहुत अमूल्य पंक्तियाँ हैं, तो उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और पढ़ते पढ़ते देखिए, अभी आप 11th क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो पढ़ते पढ़ते बहुत सारी पंक्तियाँ याद सी हो जाती है ना। जब आप उसका लॉन्ग आंसर टाइप करने बैठेंगे, क्वेश्चन लिखने बैठेंगे, तो वहाँ पर ये आपको उद्धरण का कार्य करेंगी और आपका प्रश्नोत्तर जो होगा वो बहुत ही सारगर्भित होगा। ठीक है, तो ये आज का आपके लिए कार्य है कि आप सभी को ये पाठ फिर से पढ़ना है, और जिसने नहीं लिखा है वह वर्कबुक में लिख डाले। पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहेगी।